Hello, my cute learners. Now we will discuss types of knowledge. Types of knowledge फोर होते हैं. डिक्लेरेटिव नॉलेज दैट इज़ नोइंग वॉट या फैक्ट या कंसेप्ट होता है. सेकंड होता है प्रोसीजरल नॉलेज. प्रोसीजरल नॉलेज इज़ नोइंग हाउ, मतलब उसमें स्टेप हम सीखते हैं, मेथड सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं. थर्ड कंसेप्चुअल नॉलेज. कंसेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, दिस इज़ कंसेप्चुअल नॉलेज. और फोर होता है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज. अवेयरनेस वंस वन थिंकिंग, मतलब खुद के सोच के बारे में सोचना होता है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज. तो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ नॉलेज वी हैव डिस्कस. टू डिक्लेरेटिव प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया. टुडे वी विल डिस्कस कंसेप्चुअल नॉलेज. कंसेप्चुअल नॉलेज का सिंपल आइडिया यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़ को समझना, कंसेप्ट को समझना, प्रिंसिपल्स को समझना और कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको समझना. इट इज़ द नॉलेज ऑफ वाई एंड व्हाट इट मीन्स. ये नॉलेज होता है अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई फैक्ट है तो वैसे क्यों है, तो वाई का आंसर देता है ये कंसेप्चुअल नॉलेज. और अगर हमने कुछ सीखा है तो इसका मतलब क्या है, डीप मीनिंग के बारे में जानना, दैट इज़ कंसेप्चुअल नॉलेज. सिर्फ फैक्ट्स और स्टेप्स नहीं होते. फैक्ट्स रिलेटेड विथ आवर डिक्लेरेटिव, स्टेप्स रिलेटेड प्रोसीजरल से होता है. लेकिन नॉलेज ऑफ वाई जो है या फिर व्हाट इट मीन्स, ये हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज. फॉर एग्जांपल हो गया नोइंग दैट प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ये जानना कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, तो ये कंसेप्चुअल नॉलेज हो गया. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अगर है तो वो हमारे पास क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझना और ग्रेविटी का कंसेप्ट समझना. ग्रेविटी होती क्या है, उससे ग्रेविटी जो है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आती है. तो ये कंसेप्ट है एक तरीके से. और ग्रेविटी का सिर्फ डेफिनेशन रट लेना या जी की वैल्यू रट लेना, मतलब जानना, वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव. और ग्रेविटी और या डेमोक्रेसी ही ले लो तो ये जो वर्ड्स हैं इनका जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको समझना हमारे लिए क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज है. नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज. तो बिल्ड्स डीप अंडरस्टैंडिंग. ये डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करती है. कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो लर्नर्स को किसी भी टॉपिक का मीनिंग क्या होता है वो समझने में हेल्प करती है, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेमोराइज़ करने में. इन्फॉर्मेशन मेमोराइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग वही है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, उस टॉपिक का क्या मीनिंग है, उसको समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हेल्प्स इन कनेक्टिंग आइडियाज़. हाँ, ये जो है कंसेप्चुअल नॉलेज वो आइडियाज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करती है. स्टूडेंट्स जो रिलेट कर सकते हैं, रिलेट वन कंसेप्ट विद अनदर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग नॉलेज स्ट्रक्चर. अगर किसी ने वन कंसेप्ट सीख रखा है तो अगर दूसरा वो उसी बेस्ड पे कंसेप्ट सीखेगा तो वो उन दोनों कंसेप्ट को रिलेट कर सकता है. तो ये कनेक्टिंग आइडियाज़ में भी हेल्प करती है. लाइक उसने सम सीख रखा है तो सम का यूज़ वो मल्टीप्लिकेशन में भी करेगा, और सब्ट्रैक्ट सीख रखा है तो वो डिवीज़न में भी करेगा. तो इस तरह से वो अपने आइडियाज़ को कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग. हाँ, कंसेप्चुअल नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा सपोर्ट कर. लर्नर्स जो है एनालाइज करना सीखते हैं, कंपेयर करेंगे, कंसेप्ट को बेटर तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तभी कर सकते हैं उनके पास जब उनका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, कंसेप्चुअल नॉलेज हो उस चीज़ की, तब कर सकते. क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये हेल्प करती है. जब स्टूडेंट कंसेप्ट को समझ जाते हैं वो न्यू और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. लाइक 11th-12th में रिएक्शन जो है वो उसको लर्न कर लेना, उसका प्रोडक्ट बहुत आसान होता है, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर रिएक्शन के पूरे प्रोसेस को देखें तो उससे जो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा या कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. तो डीप कंसेप्चुअल नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट होती है. 5 नंबर है कंसेप्चुअल नॉलेज इफेक्टिव टीचिंग के लिए भी असेंशियल होता है. टीचर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर रखेंगे तभी वो किसी टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के जो मिसकंसेप्शन को उसको भी दूर कर सकते हैं. क्योंकि जब भी आप टॉपिक कोई पढ़ा रहे हो अपनी क्लास में, टीच कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सारे तरह के सवाल करते हैं. अगर कंसेप्ट क्लैरिटी टीचर को नहीं होगी तो वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे.
तो इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी टीचर के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो स्टूडेंट के मिसकंसेप्शन को भी दूर करे और टॉपिक्स को अच्छे से समझा भी सके। नेक्स्ट है प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। और जो है कंसेप्चुअल नॉलेज मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाती है एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है किसी चीज़ के पीछे ये चीज़ क्यों हो रही है, अगर वाई का हमें आंसर मिल गया तो ये नॉलेज अब मीनिंगफुल होगी और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड व्हाट इज़ द कंक्लूज़न, वो कंक्लूज़न ओवरऑल क्या हुआ, तो कंसेप्चुअल नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के बारे में और हेल्प करती है लर्नर को टू अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर कंसेप्चुअल नॉलेज है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट होता है, और सेकंड अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो उस नॉलेज को वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ये फोर्थ टाइप का नॉलेज है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज रिफर्स करता है नॉलेज अबाउट वंस वन थिंकिंग, खुद की सोच के बारे में सोचना, खुद के लर्निंग के बारे में सोचना और हमें चीज़ें कैसे समझ आ रही है इस चीज़ को जानना क्या होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। इट इज़ कॉमनली डिस्क्राइब एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसको कॉमनली हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बोल सकते हैं, मतलब खुद की सोच के बारे में सोचना क्या होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो बीइंग अवेयर ऑफ हाउ वी लर्न, मतलब हम कैसे सीखते हैं, व्हाट स्ट्रेटजीज वी यूज़, हम कौन से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, और चीज़ें हमें कब समझ आती है और कब समझ नहीं आती है, या वो किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ये सारी चीज़ें भी है। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लर्निंग, और हम अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए कुछ प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर ही आती है। मेटाकॉग्निशन हेल्प करती है लर्नर को टू बिकम एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्नर, एंड मेटाकॉग्निशन जो है वो लर्नर्स को एक्टिव लर्नर बनने में और उसको इंडिपेंडेंट लर्नर बनने में हेल्प करती है। वो खुद को एनालाइज भी कर सकता है, खुद को मॉनिटर कर सकता है, खुद के लिए प्लान बना सकता है, स्ट्रैटेजी बना सकता है, ताकि वो उसकी लर्निंग अच्छे से हो पाए। तो इस तरह से वो लर्नर को इंडिपेंडेंट बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा नॉलेज अबाउट द पर्सन मीन्स सेल्फ नॉलेज। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग वंस वन एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन, खुद की एबिलिटीज़ को समझना, खुद के लिमिटेशंस को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमें सेल्फ नॉलेज देती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि आई लर्न बेटर थ्रू डायग्राम। डायग्राम से किसी बच्चे को अच्छे से समझ आ रही है तो उसे ये पता है, और मैथमेटिक्स उसके लिए डिफ़िकल्ट है तो वो ये चीज़ भी जानता है, तो जो एरिया उसका वीक है उस पर वो इम्प्रूवमेंट करेगा, और जिस तरह से उसे अच्छे से बात समझ आ रही है तो वो उसी मेथड को यूज़ करेगा। तो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है, खुद के बारे में समझ हो गई उसको कि मुझे यहाँ पे चीज़ें कैसे करनी है। सेकेंड है नॉलेज अबाउट द टास्क। दिस रिफर्स टू द नोइंग द नेचर एंड डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क। किसी भी टास्क के नेचर को जानने के लिए, वो टास्क कितना डिफ़िकल्ट है वो जानने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कोई चैप्टर, दिस चैप्टर नीड्स डीप अंडरस्टैंडिंग। किसी भी कोई ऐसा चैप्टर होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा होता है तो उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, नॉट मेमोराइजेशन। जैसे एक चैप्टर है जिसमें, जैसे मैथ्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक मेंसुरेशन चैप्टर में मोस्टली फार्मूलाज का यूज़ होता है, बट वहीं 3D चैप्टर्स में जैसे क्यूबाइड या फिर क्यूबाइड स्फीयर के केस में हमें विजुअलाइजेशन भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है डायग्राम्स के बारे में। तो नॉलेज अबाउट द टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉलेज अबाउट योर सेल्फ की कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे उसका स्ट्रेंथ है, और दूसरा टास्क के बारे में जाने कि टास्क क्या डिमांड कर रहा है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें आखिर करना क्या है। थर्ड है नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजीज़। येस, दिस इंक्लूड्स नोइंग विच लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ आर यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजीज़। एग्जाम्पल हो सकता है रिमेंबरिंग के लिए रिवीजन का यूज़ करना, बार बार हम रिवीजन करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। सेकंड, माइंड मैप्स का यूज़ करना अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर किसी कंसेप्ट में हम अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है तो वी कैन यूज़ माइंड मैप्स। थर्ड, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम के लिए हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं या क्वेश्चन
क्वेश्चन याद नहीं करना होता, बार बार उसको प्रैक्टिस करना होता है। मैथ्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट में लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजी, किस सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इसकी नॉलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। पहला है नॉलेज अबाउट द पर्सन, मतलब सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, नॉलेज अबाउट द टास्क। थर्ड, नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजीज। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव हमने पढ़ लिया, बट इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, प्रमोट सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। पहला इम्पॉर्टेंस यही है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को प्रमोट करती है। स्टूडेंट जो है वो खुद की लर्निंग को मैनेज कर सकते हैं। वो अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं कि आज मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। सेकंड, वो स्टडी टाइम प्लान कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये इस तरह से वो खुद के लर्निंग को रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड, इम्प्रूव्स लर्न इफेक्टिवनेस। अगर मेटाकॉग्निशन बच्चे का अच्छा है तो उसकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। जब लर्नर्स अपने लिए सीखने की खुद स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है तो वो मोर इफेक्टिवली पढ़ता है। वो अपने लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो और अच्छे से सीख पाएगा चीज़ों को। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है, स्टूडेंट रियलाइजेस दैट रीडिंग अलोन इज़ नॉट इनफ एंड स्टार्ट्स मेकिंग नोट्स। जैसे किसी स्टूडेंट को समझ आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको नोट करना होगा। तो इस तरह से वो उसको समझ आई ये चीज़ें, तो क्या होता है, लर्निंग इफेक्टिवनेस को इस तरह से बढ़ाता है। थर्ड है इनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के थ्रू जो लर्नर्स हैं वो अपने लिए बेस्ट अप्रोच चूज़ करते हैं। दे आस्क देमसेल्फ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और आखिर समझेंगे कि उस प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है। सेकंड, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड पड़ता है, लेकिन इस सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा, सबसे इजी मेथड कौन सा होगा, तो वो चूज़ करेंगे। एंड फिर थर्ड में, इज़ माई आंसर करेक्ट, ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। अगर वो आंसर निकाले हैं तो वो सही है या गलत है, तो वो उसको आंसर को एनालाइज करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स करते हैं वो, तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है फोर्थ, एनकरेज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्शन इज़ अ की पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट टीचर्स रिफ्लेक्ट किस पे करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे स्टूडेंट टीचर्स रिफ्लेक्ट करते हैं देयर टीचिंग मेथड्स। मान लो टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद बच्चों से फीडबैक लिया, और अगर सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब टीचर ये समझेगा कि वो अच्छा पढ़ाया है। तो इस तरह से वो अपने आप को एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रखते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज देखेगा। टीचिंग मेथड्स के बाद स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखेगा। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इनकरेज करती है। तो बेसिकली ये टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दी है। अपने एबिलिटी को और अपने लिमिटेशंस को वो जान सकता है। लर्नर जो है वो मोर अवेयर हो जाते हैं जब उन्हें पता है कि वो क्या जानते हैं, उनको कैसे किस एरिया में इम्प्रूव करना है। 6 नेम सपोर्ट हॉट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को वो सपोर्ट करती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग। दिस स्किल्स ज़रूरी होते हैं फॉर मीनिंगफुल एजुकेशंस। नेक्स्ट है 7 नंबर इज़ इम्प्रूव्स एकेडमिक अचीवमेंट को भी वे इम्प्रूव करती है। लाइक रिसर्च शोज़ दैट स्टूडेंट जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एग्ज़ाम में। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, वो इफ़ेक्टिवली रिवाइज करते हैं और अपने लर्निंग को रेगुलरली इवेलुएट भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए भी एसेंशियल है। टीचर जो है वो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं क्लासरूम में और अपने स्टूडेंट को सोचने के लिए इनकरेज करते हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग। दे सेल्फ स्टूडेंट्स बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, और इस तरह से वो स्टूडेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। व्हाट्स द कंक्लूजन। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एसेंशियल होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग है। इट हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड, मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन थिंकिंग। उसकी अपने थिंकिंग को और लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने में, इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉलेज।